तो ये हमारा चैप्टर नंबर है 6, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था बताओ आप मेरे को। किसी हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी गिवन सरफेस से नॉर्मली यानी कि परपेंडिकुलरली गुजरने वाली टोटल फील्ड लाइंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेम डेफिनेशन आपको इसके लिए भी लिखनी है, बस फर्क किस बात का है कि वहां पे जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लेते थे, यहाँ पे आप क्या लेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया? तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड में किसी सरफेस से गुजरने वाली, परपेंडिकुलरली यानी नॉर्मली गुजरने वाली टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेते थे ना, यहाँ कौन सी लाइन लोगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो संख्या है, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, उन्हीं को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर है क्या? अब सुनिए, अगर मान लीजिए ये आपका सरफेस हो गया, आपको पता है किसी भी सरफेस का डायरेक्शन कैसे रहता है, तो मैं आपको कई हजार बार बता चुका हूं कि किसी भी सरफेस का डायरेक्शन उसके नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलरली होता है। अगर सरफेस ऐसा है तो उसका डायरेक्शन ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, हमेशा नॉर्मल होगा। तो मान लो सरफेस ये ऐसा रखा हुआ है, अब ऐसे तो रख नहीं सकते, तो ऐसे दिखाया हूं मैं, है ना? तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो जस्ट ऊपर होगा। ठीक है, एकदम ऊपर। ये एन कैप बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ? एन कैप बोल देता हूँ। समझ में आया कि नहीं है? और ये जो एरिया है ना सर, एरिया, इस सरफेस का एरिया कह देता हूँ ए। सरफेस का एरिया क्या कह दिया? ए। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है। और मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। आओ भाई, इसी डायरेक्शन में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड भी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, देखो दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि सरफेस की जो डायरेक्शन है, जो कि सरफेस के हमेशा नॉर्मली होती है, उसी डायरेक्शन में मान लो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। यानी ऐसा समझो, ये सरफेस है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। आर पार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सरफेस को आर पार करके ऐसे निकल रहा है, और सरफेस ऐसा है, सरफेस ऐसा है तो सरफेस की डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसी होगी, है ना? तो इस अवस्था में, यानी इस केस में, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, हाँ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, जिसको हम फाई बी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे तो फाई ई लिखते थे, यहाँ फाई बी लिखेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा बी इंटू ए। बी क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, न कि इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को भूल जाओ, अभी हम मैग्नेटिक फील्ड में आ गए हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ए उस सरफेस का एरिया जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही है। समझ में आया कि नहीं? तो ये वाला फॉर्मूला कब लिखेंगे सर? जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर निकले। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं निकलना है, इसका मतलब क्या है कि सरफेस की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। देखो, सरफेस की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि किसी सरफेस की दिशा हमेशा उसके परपेंडिकुलर होती है, यानी लंबवत होती है। ये आपका एक फॉर्मूला हुआ। दूसरा केस क्या है बताऊं? दूसरा केस ये है सर कि अगर सरफेस तो ऐसा हो, सेम टू सेम, मगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी ना हो करके ऐसी निकले, अब क्या करोगे सर? हाँ, अब भाई सरफेस तो वैसी है, तो सरफेस का डायरेक्शन तो वैसे रहेगा ना सर, सरफेस तो वैसी है, तो सरफेस ऐसी रखा है तो उसकी दिशा तो उसके नॉर्मल होगी, तो उसको कोई बदल नहीं सकता। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा है। अब दोनों के बीच का एंगल बन गया कितना? थीटा। समझ में? इस हाल में हम क्या करते हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड बी का इस सरफेस का जो डायरेक्शन है, यानी कि जो नॉर्मल डायरेक्शन है, उसमें कंपोनेंट कितने वो प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट इधर कितना होता है? बी कॉस थीटा। कितना होता है? बी कॉस थीटा।
हमेशा याद रखना बी को जब हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं तो दो, एक कंपोनेंट इधर मिलेगा बी कॉस थीटा और इधर क्या मिलेगा बी साइन थीटा। अपन कई बार डिवाइड किए ना, तो हमको वो कंपोनेंट चुनना है जो इस एन कैप की दिशा में मिलेगा। आप कई बार आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे मान लो कोई इधर, जैसे मान लो ये बी है, इसी बी को बनाए हुए हैं, इसी बी को बनाए हुए, रफ वर्क में देखते हैं कि कैसे दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको बहुत मजा आएगा। ये एन कैप है, इधर थीटा बन रहा है, ये देख यही वाला हिस्सा मैं बनाया हूँ। तो दो कंपोनेंट में डिवाइड करते तो इधर कौन जाएगा, इधर जाएगा बी कॉस, और इधर कौन जाएगा, इधर ही क्यों कॉस गया, इधर क्यों साइन गया। जिस तरफ थीटा बनता है उधर कॉस लिखना है अपने को, इतना जान लो, ठीक है। और ये आया कैसे, इसके लिए भी हम आपको बता रहे हैं। इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर लो। अब इस ट्राइंगल में तुम कॉस थीटा ले लो, क्या ले लो, थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा बेस और हाइपोटेनियस ये अर्थात बी। तो बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ, तो हमको इसी बी का इस दिशा में कितना टुकड़ा मिल रहा है, क्या कंपोनेंट मिल रहा है, वही पता करना था। वो कितना है, वो बी कॉस थीटा। इसलिए मैंने यहाँ पे कंपोनेंट कितना लिखा, बी कॉस थीटा, और उसके बाद इसका जो एरिया था ए, उसको लिख दूंगा ए। तो ये आपका फ्लक्स का फॉर्मूला बन जाएगा उस अवस्था में जब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो सरफेस का जो नॉर्मल डायरेक्शन है उसकी दिशा में न होकर कुछ अलग हो। कितना एंगल वो मान लो थीटा। इसी को अपन किस रूप में लिख सकते हैं बताइए बेटा, ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, और बी ए कॉस थीटा मतलब बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा ये, है ना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ना, ए बी कॉस, याद है आपको, गणित में पढ़े, तो वैसे ही ऐसे हो गया ये। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। कोई डाउट है क्या, तो जनरली ना, हाँ बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लीजिए ए दीदियों सुनो इधर, मान लो ये सरफेस ऐसा है, ये कौन सा वाला केस है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे परपेंडिकुलर निकल रही हैं। ये कौन सा केस है जिसमें आड़ी निकल रही है, आड़ी। अब मान लो ना एकदम खड़ी निकल रही है ना आड़ी निकल रही है, बल्कि ऐसे निकल रही है, उसी प्लेन के पैरेलल निकल रही है। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हो गई उधर, लेकिन इसका नॉर्मल तो एन कैप तो ऊपर ही रहेगा ना। अब इसका नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन मतलब एंगल कितना हो गया 90। 90 रखो तो यहाँ पे 90 रखो, नहीं तुम रखो ना 90, कितना मिलेगा बताओ। उस अवस्था में हमको मिलेगा बी ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, हाँ 0, तो 0 हो जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कितना हो जाएगा 0। समझ में आया कि नहीं है। तो ये तीन अवस्था हो गई। मैग्नेटिक फ्लक्स इस केस में सबसे ज़्यादा होगा। इस केस में क्यों ज़्यादा होगा, बिकॉज यहाँ कॉस 0 है, क्योंकि बी और एन कैप क्या है पैरेलल है, पैरेलल सेम डायरेक्शन में तो पैरेलल है, पैरेलल है तो थीटा 0 है। आप यहीं थीटा 0 रख के कॉस 0 की वैल्यू 1 होकर के ये बी आपको मिल जाएगा, जिसको मैंने अलग से बताया था। कठिन कुछ नहीं है, हाँ नहीं तो। और मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है, तो सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट होता है मैक्सवेल, और ऐसे सिस्टम में इसका यूनिट होता है वेबर। सीजीएस सिस्टम में मैक्सवेल और ऐसे सिस्टम में सब वैज्ञानिकों का एक नाम पे रखा गया है, क्या बताएं आपको, ठीक है। इज इट क्लियर। अब देखो आपकी किताब में चलिए अब मैं मैग्नेटिक फ्लक्स का वो बताता हूँ, क्या बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बताता हूँ डायमेंशनल फॉर्मूला। अच्छा एक बहुत मस्त वाली बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले मैं इसका यूनिट, चलो हम इसका यूनिट निकालना सीखते हैं। मैंने अभी जो मैक्सवेल यूनिट बताया वो तो सीजीएस सिस्टम में, और ऐसे सिस्टम में मैंने आपको क्या बताया वेबर। किसका था वो यूनिट, किसका था मैग्नेटिक फ्लक्स का, किसका था मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट मैंने आपको बताया ऐसे सिस्टम में वेबर होता है करके। अगर इस फॉर्मूले को मैं एकदम गौर से देखूं और बी की वैल्यू निकालना चाहूं
तो ये हो जाएगा 5b/a हो जाएगा। क्या बताओ भला, a को ट्रांसफर करके नीचे ले जाएंगे तो। अब मेरे को कोई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट बता सकता है क्या? जरूर बता सकते हैं सर। बी क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसका यूनिट बताना हो तो उसके लिए आपको इसका यूनिट बटे इसका यूनिट लिखना पड़ेगा। इसका यूनिट क्या है? वेबर। इसका यूनिट क्या है? मीटर। एरिया, एरिया मीटर स्क्वायर। तो इसलिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का अगर कोई यूनिट पूछे तो आप बेझिझक उसको कहना कि सर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति, वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है क्या? पक्का? जहां वेबर किसका यूनिट है? मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का, और मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया का। इज इट क्लियर? आप सुनो, ये मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स बता रहा हूँ, आपको जानकारी होनी चाहिए ना। ये एक चीज हो गई। एक चीज और सुनो, ये कौन है? मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका एक यूनिट तो मैं आपको बताया एसआई सिस्टम में वेबर, सीजीएस सिस्टम में मैक्सवेल, एसआई सिस्टम में वेबर। इसका एक यूनिट हो गया, मगर एक और यूनिट इसका हम बता सकते हैं अभी के अभी। एक और यूनिट इसका, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का ही एक और यूनिट बता सकते हैं। पूछो कैसे? फाई भी इक्वल क्या है? जिसमें से बी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसका यूनिट होता है टेस्ला। क्या होता है? और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका एक यूनिट हो जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर। ऐसा इस सिस्टम में टेस्ला मीटर स्क्वायर। टेस्ला हो गया बी का, और ये समझ में आएगा क्या? अब मैं आपको बताता हूं डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बताता हूं? हाँ, उसके लिए मुझे लाना पड़ेगा वो कपड़ा। चलिए, तो आप सुनिए, डायमेंशनल फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको किसका। करेक्ट, वेरी गुड। अब देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला जानने के लिए देखते रहिए इधर। 5 इक्वल क्या हो गया? बी ए, है ना। अब ये बी का क्या करेंगे सर? तो मैंने आपको जस्ट पिछले चैप्टर में, आपको पिछले के पिछले चैप्टर में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एफ इक्वल आई एल बी साइन थीटा। याद है ये फॉर्मूला आपको? बहुत फेमस फॉर्मूला था। ये क्या फॉर्मूला था पता है? क्या फॉर्मूला था ये बताओ भला। मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हो, मैग्नेटिक फील्ड में अगर कौन रखा हो? करंट, वही जो भी है वो रखा हो, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड द्वारा कितना फोर्स लगेगा, उसका फॉर्मूला तो हमने डिराइव किया था। ठीक है, तो यहां से आप बी की वैल्यू निकालो, कितनी होगी? बी की वैल्यू निकालो ना, तो ये एफ अपॉन आई एल बी साइन थीटा नहीं होगा, सॉरी आई बी तो वहीं रोके ना, आई एल साइन थीटा, अर्थात बी वहीं रोक करके आई एल साइन थीटा को ट्रांसफर करके नीचे ला लिए। चलिए, बी की वैल्यू आप यहां रख दीजिए, तो क्या मिलेगा बताइए? एफ अपॉन आई एल साइन थीटा इंटू ए तो बैठा है ना सर। चलिए, अब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ 5 अगर मुझे निकालना हो तो मुझे इन सबों का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फोर्स के लिए लिखेंगे एम एल टी माइनस 2, करंट के लिए एटी लिखते हैं, आपको पता होगा एम्पियर, और ये टाइम होता है ना। करंट के लिए ऐसे लिखते हैं अपन, क्योंकि आई इज इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू बाई टी। सॉरी, करंट के लिए केवल क्या लिखते हैं? सॉरी, गड़बड़ हो गई। करंट के लिए केवल क्या लिखते हैं? ए। ये करंट है, क्या लिखते हैं? ए, है ना। वो जब चार्ज के लिए लिखना होता है ना, चार्ज के लिए देखो क्यू, आई इक्वल क्यू बाई टी। तो चार्ज के लिए लिखना होता है ना, तो देखो क्यू इक्वल क्या होता है? आई टी। क्यू इक्वल क्या हो जाएगा? तो आई के लिए ए और टी के लिए टी, है ना। तो जब चार्ज के लिए लिखना हो ना डायमेंशनल फॉर्मूला, तो हम ए टी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मगर यहाँ चार्ज नहीं है, खुद कौन है? खुद करंट है, तो करंट के लिए ए लिखेंगे। फिर बाजू में कौन है? एल, लेंथ है, एल लिखेंगे। साइन थीटा का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। ए, एरिया, एरिया के लिए क्या लिखेंगे? एरिया एल स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, एल स्क्वायर। चलिए, सबको हिसाब किताब कीजिए, तो लेंथ लेंथ कटेगा, ये तो एल एल कटेगा, ये एल टू बचेगा, तो एम एल टू टी माइनस 2
ए ऊपर चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा -1। नहीं समझ में आया क्या? ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फाई बी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी हो गया आपका, और फाई बी का एक यूनिट मैंने आपको ऐसे सिस्टम में पता है वेबर, और दूसरा यूनिट है तारक मेहता क्या है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। क्या है? टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। नहीं समझ में आया क्या? ओके, दिस टॉपिक इज फिनिश्ड। अब मुझे बस थोड़ा सा रिवाइज ये कराने दो कि कब फ्लक्स जीरो होगा। तो फ्लक्स कब जीरो होता है? जब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो उस प्लेन के पैरेलल हो। तो प्लेन के पैरेलल होगी तो क्या होगा पता है? प्लेन की अगर पैरेलल होगी ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन यानी जो सरफेस का जो नॉर्मल है, सरफेस का जो, उससे 90 डिग्री बनेगा, और cos 90 जीरो होता है, उस समय फ्लक्स जीरो होगा। सही कहा है ना मैंने? और अगर प्लेन के परपेंडिकुलरली आर पार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, उस समय बी का कहाँ गया, फोटो मिटा दिया मैंने। बी का डायरेक्शन एन कैप के पैरेलल होगा, तो थीटा जीरो होगा, तो फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और ये बीच के केसेस हैं, ये जो थीटा वाला है। ठीक है, कोई डाउट है क्या? ओके, खत्म ये टॉपिक।